पेंशन की, जो सरकारी कर्मचारी या जो निजी क्षेत्र में भी कर्मचारी हैं, कुछ क्षेत्र में वो जब रिटायर हो जाते हैं तो उनके सुरक्षा कवच की वो पेंशन मिलती है। और ये सबसे बड़ी अट्रैक्शन दरअसल सरकारी नौकरी की होती भी है कि सरकारी नौकरी में निजी क्षेत्र के मुकाबले कम तनख्वाह भी मिले, पर बुढ़ापे में वो लाठी मिल जाती है, एक सहारा मिल जाता है, आर्थिक आजादी बरकरार रहती है एक सरकारी कर्मचारी की। और पिछले कुछ महीनों से, बल्कि साल से भी ज्यादा हो गया है, पुरानी पेंशन और नई पेंशन योजना को लेकर राजनीतिक तकरार भी हो रहा है। यह लगातार एक मुद्दा बनता जा रहा है। 2004 में नई पेंशन स्कीम लागू कर दी गई थी। यह एनडीए की सरकार थी, बीजेपी की अगुवाई वाली वाजपेयी की सरकार थी, और इसे सही मायने में जमीन पर उतारा यूपीए की सरकार, जो कांग्रेस अगुवाई कर रही थी, और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। अब फर्क आप जानते हैं पुरानी पेंशन और नई पेंशन योजना में। पुरानी पेंशन योजना में सबसे खास बात यह है कि जो आपकी आखिरी तनख्वाह थी रिटायरमेंट से पहले, उसका आधा आपको बतौर पेंशन मिलेगा हर महीने, और यह पेंशन जो आपको मिलती है वो आपकी तनख्वाह से काटी भी नहीं जाती। इसके अलावा और भी कुछ फायदे हैं, पर मैं अभी उस डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूं, आप जानते हैं उनको। नई पेंशन योजना जो है उसमें 10% आपकी तनख्वाह में से कटेगा, 14% सरकार देती है, और जब आप सेवानिवृत्त हो जाते हैं यानी कि रिटायर हो जाते हैं, उसमें से 60% आप निकाल सकते हैं, जितनी भी रकम इकट्ठा हुई, और बाकी 40% वो एन्युटी के तौर पर, जो 40% बचे हर साल के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। और ये पैसा लगाया जाता है कुछ फंड्स में जिसे पीएफआरडीए मैनेज करता है। अब इसमें आधी तनख्वाह तो नहीं मिलती। अब इस बात को लेकर राजनीतिक संग्राम छिड़ा हुआ था। जो कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़, राजस्थान और अब हिमाचल की सरकार ने पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी है, और पंजाब, जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसने भी पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी है। जबकि झारखंड में यह प्रस्तावित है कि जी हम भी पुरानी पेंशन योजना पर जाएंगे। उसमें खेल यह हो रहा है कि जो लोग नई पेंशन स्कीम में आज की तारीख में हैं, जो 2004 के बाद के सरकारी कर्मचारी हैं, उनका पैसा तो वो दे रहे हैं। वो पैसा पीएफआरडीए ने फंड्स में लगा दिया। 35,000 करोड़ रुपए हैं राजस्थान के, 17,500 करोड़ के करीब है छत्तीसगढ़ के, 7,500 करोड़ हैं हिमाचल के। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, वित्त सचिव पीएफआरडीए, सबने कह दिया कि वो पैसा तो वापस नहीं मिल सकता। तो पुरानी पेंशन योजना बहाल तो कर दी गई, लेकिन जो वो पैसा अटका हुआ है सरकारी कर्मचारियों का, वो कैसे मिलेगा, ये अभी अधर में लटका हुआ है। सरकार भी कह रही है, आर्थिक जानकार भी ये तर्क दे रहे हैं, और खास इसमें मैं जिक्र करना चाहूंगा मोंटेक सिंह अहलूवालिया का। डिप्टी चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन, उस वक्त प्लानिंग कमीशन होता था जो आज की तारीख में नीति आयोग बन गया है। खासम खास थे यूपीए सरकार में, और मनमोहन सिंह के भी। वो कहते हैं ये सबसे बुरी रेवड़ी है पुरानी पेंशन योजना। पर ओपीएस सेना में लागू है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कह दिया अर्धसैनिक बलों को भी दी जाए। जो हमारे सांसद विधायक हैं वो पुरानी पेंशन चलती आ रही है। ऐसे ऐसे भी वाकये हैं कि 5 बार के या 6 बार के आप विधायक है तो हर बार की आपकी अलग पेंशन बनेगी। पंजाब में एक व्यक्ति की 5.25 लाख रुपए पेंशन थी। आर्थिक बोझ, आर्थिक असरात की बात वो फौज पर, अर्धसैनिक बलों पर और हमारे नेताओं पर, राजनीतिक जमात पर लागू नहीं होती। पर ये बातें तो आप जानते हैं। आज चर्चा क्यों? चर्चा इसलिए कि आंध्र प्रदेश की जगनमोहन रेड्डी सरकार वो पिछले साल से ही एक और योजना पर विचार करती दिख रही है, जिसकी गूंज, जिसकी चर्चा अब दिल्ली के गलियारों में भी, खास नॉर्थ ब्लॉक जहां पर हमारा वित्त मंत्रालय है, वहां भी सुनाई दे रही है।
और यह योजना क्या है? यह है गारंटीड पेंशन स्कीम। ना ओपीएस ना एनपीएस, यह जीपीएस है। वो नहीं जो आपको गाड़ी में लगा दो, फोन में लगा दो, आपको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा दे। यह गारंटीड पेंशन स्कीम है। इसके मायने क्या है? इसमें पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना का कुछ घालमेल किया गया है सरकारी कर्मचारियों को लुभाने के लिए। 10% आप कटवाते हैं अपनी तनख्वाह का और 10% सरकार देती है, एम्प्लॉयर देता है आपका, वो भी हिस्सा देता है। तो 33% आपकी आखिरी तनख्वाह का बतौर गारंटी, बाकायदा गारंटी के साथ आपको पेंशन मिलेगी हर महीने। यानी कि 1 लाख रुपए अगर आपकी आखिरी तनख्वाह थी, 33,000 पक्के मिलेंगे। और अगर आप 14% कटवा लें और सरकार भी 14 देगी, तो 40% आखिरी तनख्वाह का गारंटीड पेंशन है। यानी कि लाख रुपए तनख्वाह तो 40,000। और एनपीएस जैसे मार्केट लिंक्ड है, उसके साथ जुड़कर अगर वहां आपकी किस्मत का पिटारा खुल जाता है, आजकल बाजार धड़ाम हुआ था जैसे अडानी प्रकरण के चलते, वैसा वक्त आ गया तो उसमें कमी आ सकती है। पर सामान्य वक्त में अगर बाजार ठीक चलता रहता है, हम विश्व गुरु बनने की राह पर आगे चलते रहते हैं, सबसे तेज हमारी अर्थव्यवस्था चलती रहती है, बाजार बम बम हुआ रहता है, तो एनपीएस के फायदे भी इसके साथ जोड़े जाएं। अब चर्चा शुरू हो गई है। नॉर्थ ब्लॉक में कोई प्रस्ताव नहीं आया, मैं ये साफ कर दूं, लेकिन सरकार के नीति निर्धारक इस पर गौर कर रहे हैं। और गौर क्यों? क्योंकि 9 राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव है और अगले साल लोकसभा चुनाव है 2024 में। और सरकारी कर्मचारियों की जो तादाद है वो अच्छी खासी है। 31,80,000 तो केंद्र सरकार में है और राज्यों को मिला ले ये आंकड़ा लगभग 3 करोड़ चला जाता है। थोड़ा मैं इसमें आपको बता दूं राज्यों में कितने सरकारी कर्मचारी हैं। महाराष्ट्र में 19 लाख, तमिलनाडु में 12 लाख, पश्चिम बंगाल में 10 लाख, राजस्थान में 8 लाख, मध्य प्रदेश में 7.5 लाख, उड़ीसा में 5,83,000, तेलंगाना में 4,91,000, पंजाब में 4,89,000, 4.5 लाख जम्मू कश्मीर में, 3,65,000 बिहार में। तो 3 करोड़ लोग, 3 करोड़ परिवार, 5 आदमियों का परिवार, 4 आदमी, 3 आदमी, कहीं 4 आदमी वोटर होंगे, कहीं 3 होंगे, तो भी लगभग 10 करोड़ का एक सॉलिड वोट बैंक दिखाई देता है। अब सरकार का पक्ष मैंने बताया कि नहीं जी, आर्थिक बेड़ा गर्क हो जाएगा, बहुत ज्यादा दबाव हो जाएगा, ये तो दी ही नहीं जा सकती, ये तो खोखले वादे किए जा रहे हैं, ये हो ही नहीं पाएंगे अमल, जमीनी हकीकत में तब्दील नहीं हो पाएंगे। पर रीथिंक भी शुरू हो गया है। उप मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, कुछ दिनों पहले कहते पाए गए कि वी आर नॉट नेगेटिव ऑन ओपीएस, यानी कि पुरानी पेंशन योजना को लेकर हम नकारात्मक नहीं हैं। शिक्षकों से मिल रहे थे एकनाथ शिंदे, जो इस वक्त सरकार की अगुवाई कर रहे हैं शिवसेना से अलग होकर। शिक्षकों से मिले तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम पड़ताल करवा रहे हैं, हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, हम रास्ते निकाल रहे हैं, पुरानी पेंशन योजना कैसे बहाल की जाए। तो केंद्र में रुख अलग, स्वर अलग, सुर अलग, और राज्य में अलग। हरियाणा में भी जेजेपी, जिसके पास सत्ता की चाबी है, चाबी ही उनका चुनाव चिन्ह है, वो भी पुरानी पेंशन योजना की बात कर रहे हैं। अब इसमें एक और पेच है, बड़ी दिलचस्प बात है, गौर कीजिएगा। मैंने आंध्रा का जिक्र किया और आज हमने वाईएसआर कांग्रेस, जो सत्ता में है, सत्ताधारी दल है, उनके एक सांसद को न्योता दिया, वो तैयार हो गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं बैठूंगा। भाई क्या बात हुई कि नहीं, हम ये गारंटीड पेंशन दे भी रहे हैं, 33% या 40% आखिरी तनख्वाह का गारंटी भी कर रहे हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारी मानने को तैयार नहीं कि बाजीगरी कर रहे हो, आंकड़ेबाजी हो रही है, हम विश्वास नहीं करते, हम भरोसा नहीं करते, हमें तो पुरानी पेंशन योजना ही चाहिए।
तो वो चर्चा में आने से इनकार कर बैठे न्योता कबूलने के बाद। तो ये एक ऐसी फांस है क्या जो सब राजनीतिक दलों, सरकारों, वो केंद्र हो, राज्य सरकारों में अटक गई है, और अब इसको निकालने का रास्ता हर कोई अपने तरीके से तलाश रहा है क्या? ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, गारंटीड पेंशन के लिए कर्मचारी होंगे तैयार, और पुरानी पेंशन बनी सरकारों की फांस। तो ये सिर्फ सरकारी कर्मचारियों की नहीं है, बुढ़ापे में सहारे की लाठी सबको चाहिए होती है, उसकी तो चर्चा भी अभी शुरू नहीं हुई। तो ये पहलू भी मैं मुकेश आनंद से जरूर चर्चा में लाना चाहूंगा, उनके साथ बातचीत करूंगा। लेकिन जफर इस्लाम, फांस बन गई है पुरानी पेंशन योजना, कहीं गारंटीड पेंशन स्कीम, कहीं नॉट नेगेटिव जैसे कमेंट्स, बयान हमारे सामने आ रहे हैं। देखिए, सरकार का काम है सभी पक्षों के जो जायज डिमांड है उसका को संज्ञान में लेना और उसके बारे में चर्चा करना, उसके एनालाइज करना, और उसमें कितना सरकारी खर्चा उस पर बेयर किया जा सकता है उसको देखना। लेकिन मैं आपको, चूंकि इस पेंशन के बारे में बात हो रही है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं और आपके माध्यम से मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं। इस वक्त एक मिनट के लिए मैं पार्टी के प्रवक्ता के ना हैसियत के नहीं, बल्कि चूंकि मैं प्रोफेशनल भी हूं, एक प्रोफेशनल की हैसियत से बात करना चाहता हूं कि क्या आगे आने वाली पीढ़ी के लिए आप समझते होंगे डिफाइंड पेंशन स्कीम, डिफाइंड पेंशन प्लान जो है, जो स्कीम होता है, और डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी फंड जो है, दोनों में जो कंट्रीब्यूटरी प्लान जो है, दोनों में फर्क क्या है? आगे आने वाली पीढ़ी के लिए क्या आप सरकारी कोष से, खजाने से सब कुछ पीछे रिटायर्ड लोगों के लिए या पीछे की पीढ़ियों को देने के लिए छोड़ दे, या उसके लिए रख दे, और आगे आने वाले देश की जनता के लिए, प्रदेश की जनता के लिए कुछ ना रहे? आज अगर आप देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है देश का, और उसमें खासकर जो, अगर आप एक छोटा सा एनालिसिस कीजिए कि अगर पेंशन जो डिफाइंड बेनिफिट प्लान ही रहता तो आज कितना बड़ा दबाव होता सरकार पे, खजाने पे, पहली बात। दूसरी बात है कि अगर कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड है तो उसके फायदे भी है, अगर उसके एक शॉर्ट आपको बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन उसके बहुत सारे फायदे भी है। जैसा आप कह रहे थे अपने चर्चा में कि अगर मार्केट अच्छा रहा, अगर ये रहा वो रहा, तो अच्छा जो है परफॉर्मेंस हो सकता है। इसलिए कि अगर आप देखिए जितने भी डिफाइंड पेंशन प्लान है सरकार के, अगर उसका एक्चुअल वैल्यूएशन कीजिए और उसको देखिए कि कितना डेफिसिट है, तो हर साल डेफिसिट प्रोवाइड करना पड़ता है, मतलब आपके एडिशनल एलोकेशन करना पड़ता है। लेकिन कम से कम डिफाइंड बेनिफिट कंट्रीब्यूटरी प्लान में ये नहीं होता है कि जो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसमें से जो आप रिटर्न जनरेट कर रहे हैं उसी से आपको बेनिफिट मिलेगा। आज जो रेगुलेटर है वो स्कीम जो है वो इन्वेस्टमेंट जो गाइडलाइन देता है, इन्वेस्टमेंट गाइडलाइन में ऐसा नहीं कि मार्केट अच्छा है इक्विटी में सब डाल रहे हैं, उसमें भी कई रिस्ट्रिक्शन है, कितना परसेंट इक्विटी में डाल सकते हैं, कितना डेट में डालना है, कितना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डालना है, कितना स्टेट डेवलपमेंट लोन में डालना है। सीएजी ने 2019 में थोड़ा रेड फ्लैग किया था एनपीएस के पैसे जहां निवेश हो रहे हैं कि उस पर कितना विश्वास, भरोसा पूरी बात सरकार की रिपोर्ट है, पूरी बात बोलिए आगे जारी रखिए। पूरी बात सुन लीजिए ना कि हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि संदीप जी कि कई बार ऐसा होता है कि लोग जो है इन्वेस्टमेंट गाइडलाइन को पहले उसमें फ्लेक्सिबिलिटी मांगते हैं, और अगर मार्केट डायनामिक्स की वजह से अगर थोड़ा सा खराब हो गया, रिटर्न बहुत अच्छा हो रहा है, कोई थोड़ा बहुत मार्केट डायनामिक्स की वजह से खराब हो गया, तो फिर आप सरकार को ब्लेम कर देते हैं। सरकार की अपनी लिमिटेशंस है, सरकार सिर्फ पेंशन के लिए नहीं सरकार चलाती है, सरकार आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, और सरकार जो है देश को आगे बढ़ाने के लिए, आने वाली पेंशन जो है साथ जाने वाली पीढ़ी का भी ख्याल रखना सरकार की जिम्मेदारी है कि नहीं? बिल्कुल रखना चाहिए। तो इसीलिए कंट्रीब्यूटरी प्लान आप जितना कंट्रीब्यूट करेंगे उतना अच्छा करेंगे। मैंने पूरा वक्त दिया जफर भाई, आपने 3 बातें रखी, मैं भी 3 एक सेकंड खाली, हाँ पूरा कीजिए, एक सेकंड, लास्ट बातें रख ले तो क्या ये सरकारी इदारों में काम करने वाले को ही पेंशन चाहिए? क्या एक देश में 3 करोड़ के अलावा बाकी 47 करोड़ वर्कफोर्स जो है उनको पेंशन नहीं चाहिए? और उनको पेंशन चाहिए तो क्या प्राइवेट कंपनियां देने के लिए तैयार हैं? क्या आप जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें काम करते हैं क्या पेंशन स्कीम लागू कर सकते हैं?
क्या अगर पेंशन स्कीम जो डिफाइंड बेनिफिट प्लान हो तो क्या आपके जो कैश फ्लो आगे के है उसमें इतनी अनसर्टेनिटी क्या आप दे सकते हैं? इसलिए बहुत सारी चीजें सोचना पड़ता है। अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो एक आपका जफर भाई पोर्टफोलियो बन रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है और इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है उसमें। ठीक है, आखिरी पॉइंट बहुत ही वैलिड पॉइंट, उसको बचा कर रखता हूं, उस पर आगे और लंबी चर्चा करेंगे। 3 बातें उससे पहले आपने कही, अब मैं 3 छोटे छोटे सवाल करता हूं। आपने कहा कि आने वाली पीढ़ी पर कितना बोझ डालेंगे, बहुत सही बात है, मैं इत्तेफाक रखता हूं आपसे। तो आप तो राज्यसभा सांसद रहे, लोग विधायक भी हैं, एक्स विधायक भी हैं, क्यों लेते हैं पेंशन? 5-5, 6-6 बार का विधायक, 5-5, 6-6 उसकी पेंशन बनती है, क्यों बनती है? आप में कौन से सुरखाब के पर लगे हैं? बाकी देश के लिए कुछ और कानून, आप लोगों के लिए कुछ और कानून। नहीं सर, संदीप जी एक मिनट, मैं तो देखिए पेंशन लिया नहीं है, लेकिन मुझे जितनी जानकारी है कि जो एक एमपीएस को मिलती है पेंशन, मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन इसलिए कि मैंने पेंशन की तरफ ध्यान नहीं दिया, मैंने नहीं लिया पेंशन। लेकिन एक बार वाले एमपी को 20,000 मिलता है, 2 बार वाले को 40,000 मिलता है, और जो 5 बार होते हैं उनको 60-70 हजार रुपए मिलता है। ऐसा नहीं, 5,20,000 में पंजाब का आपको उदाहरण दे रहा हूं। अच्छा, दूसरी बात, छोटे छोटे सवाल हैं। अगर पुरानी पेंशन योजना आने वाली पीढ़ी पर बोझ बनेगी, जो आप कह रहे हैं और जानकार भी कह रहे हैं, तो सेना में पुरानी पेंशन योजना क्यों लागू है? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं करना चाहिए और करना चाहिए, मैं दोनों तरफ से ये मैंने कहा 1 मिनट के लिए मैं एक प्रोफेशनल के तौर पे बात कर रहा हूं कि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। मैंने सिर्फ वो जो है आपके सामने रखा। अब सरकार के पास पूरे आंकड़े हैं कि कितने के लिए भी नहीं, और दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दे दिए, सरकार को जवाब देना होगा, और सरकार अर्धसैनिक बलों को भी ओपीएस देगी पुरानी पेंशन, तो बाकी सरकारी कर्मचारियों को क्यों नहीं? इसीलिए मैंने कहा कि या तो देश में कानून ऐसा आ जाए जिसके लिए सबके लिए प्राइवेट कंपनियां भी दें। संदीप जी क्यों उससे पीछे रहे भाई? संदीप जी को भी पेंशन पर मिले, बिल्कुल मिलनी चाहिए। अभी उस पॉइंट पर आऊंगा। एक तीसरा सवाल, 1 मिनट, एक तीसरा सवाल। देखिए, सरकारी कर्मचारी जो होता है उसकी तनख्वाह गारंटीड होती है ना, कि महीने के आखिरी दिन या अगले महीने के पहले दिन आपके खाते में तनख्वाह आ जाती है, वो सरकार की जिम्मेदारी है, वो गारंटीड है। तो पेंशन गारंटीड क्यों ना हो जाए? एनपीएस की जी रिटर्न अच्छे आएंगे, वो रिटर्न गारंटी क्यों ना कर दिए जाए, जो जगनमोहन रेड्डी करने की कोशिश कर रहे हैं कि इतनी पेंशन तो मिलेगी ही मिलेगी। ये तो पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए किसी भी कर्मचारी को। अब देखिए, मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, अभी छोड़िए, मैं इस वक्त आपसे एक टेक्निकल सवाल पूछता हूं जी। आपके पेंशन जो है लायबिलिटीज लंबी है, एक्चुअल वैल्यूएशन आप निकालेंगे, उसमें डेफिसिट को आप डाल देंगे, जो भी अगर डिफाइंड बेनिफिट प्लान है आपको, वो पेंशन स्कीम के जो भी प्लान है उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा एक्चुअल वैल्यूएशन में करके भी। लेकिन आप यकीन मानिए कि अगर आज के दिन में इस देश में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू होती है या फिर और भी जो डेट इंस्ट्रूमेंट इशू होता है, वो कितना लॉन्ग डेटेड इंस्ट्रूमेंट होता है? क्या हमारे पास डेप्थ ऐसा है? क्या हम गारंटी करते हैं? क्या हम डाल सकते हैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट में जो कि एक तो इन्वेस्टमेंट गाइडलाइन है आपकी, लिमिटेशन से कितना आप डाल सकते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड में, कितना आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, कितना स्टेट डेवलपमेंट में, कितना इक्विटी में, बट क्या आपके पास इतनी लॉन्ग डेटेड इंस्ट्रूमेंट है कि आप पेंशन लायबिलिटी को डिफाइन आप गारंटी कर दीजिए? देखिए, समस्याएं हैं ऐसे। नहीं, सरकार को आपने इस्तेमाल किया, सरकार के आपका पुराना बैंकर जाग गया और मुझे वो अच्छा लगा, आपने लायबिलिटी शब्द की इस्तेमाल की कि वो देनदारी खड़ी होती है। तो ये 10,09,513 करोड़ रुपए के एनपीए जो डिक्लेयर हुए, 10,09,513 करोड़, और आप अभी बैंकर वाली भाषा इस्तेमाल करेंगे, पर सरल भाषा में वो बट्टे खाते में चले जाते हैं। वो एक्सपोजर सहन करने की शक्ति तो है हमारे पास। सरकारी कर्मचारी को गारंटीड पेंशन की बात की जाए तो लायबिलिटीज का हवाला दिया जाता है, क्यों? नहीं संदीप जी, 2 चीजें हैं यहाँ पर समझ। देखिए, 2014 से जो पहले सरकारें थी उन्होंने बैंकों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। अब हम कोई बैंकों में दखल अंदाजी नहीं, और क्रेडिट इवैल्यूएशन प्रोसेस जो होना चाहिए था, अब मैं आगे बढ़ के बोलूंगा कि इन लोगों ने पैसा फ्री में बांटा और कमीशन खाया, कमीशन खोर थे लोग। इसलिए कि उस वक्त अगर डेट कर से रिपोर्ट आई है, आप भी पढ़िएगा उस रिपोर्ट को, तो उससे पता चलेगा 67% ऐसे लोन दिए गए थे जो डे 1 में एनपीए था। क्यों?
एबिटा जो होता है वो नेगेटिव एबिटा था डे 1 में, मतलब आपका उस दिन में ही पता चल रहा था कि आगे आने में पैसा कभी इतना बनाए कि नहीं कि ये 2014 में कितने एनपीए थे बैंकों पर? तो इसके बारे में ऐसा नहीं, आप ऐसे नहीं देखते, आप इस तरह से बैंक में नहीं देखेंगे। आपको मैं सिर्फ आपके चश्मे से देखूं। होते रहते नहीं, सवाल बड़ा सरल है। 2014 में बैंकों के जितने एनपीए थे 2023 में वो कम हो गए कि उससे 2.5 गुना हो चुके हैं? अरे भाई, पॉलिसी के चश्मे से देखिए संदीप जी, आप जब अगर फाइनेंस समझते हैं तो कम से कम ऐसे बचपने वाली बात मत कीजिए। अगर उस दिन पूरा डिक्लेयर कर देते एनपीए तो क्या बैंक आज हमारा रहता, इकोनॉमी रहती? व्हाइट पेपर ले आते तो क्या होता है? देखिए, आप जब बोल रहे हैं एक ही चीज मैंने कह रहा 67% डे 1 में अगर नेगेटिव एबिटा है तो मतलब नेगेटिव एबिटा का मतलब तो आप समझते हैं कि तो नॉट नेगेटिव ऑन ओपीएस आपके मित्र देवेंद्र फडणवीस कहते हैं, उससे क्या रीथिंक चल रहा है? मैं ये नहीं कर रहा। देखिए, आप जो सरकार का स्टैंड है, चर्चा नॉर्थ सरकार के बारे में गलत जानकारी तो नहीं दे रहा हूं मैं। देखिए, सरकार, मैंने कहा सरकार सबकी सुन के उसके बाद उसका एग्जामिन करती है, उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स देखती है, सरकार अपने खजाने को भी देखती है। आगे आने वाली देख रही है राजनीतिक नफा नुकसान, वोटों में नफा नुकसान भी देखने लगे कि हिमाचल में हार की बड़ी वजह ये सरकार कभी हमारी सरकार जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार कभी ऐसे चीज, ना तो ऐसा बजट दिया है लोभ लुभावन वाला बजट, और ना तो ऐसा कोई डिसीजन लिया जिससे लगे कि ये वोट की राजनीति करे। हमने देश के हित में राजनीति की, देशवासियों के हित में राजनीति। अच्छा, उसमें जो फैसला होगा सरकार पॉपुलिज्म आप करते ही नहीं है। 5 किलो अनाज मुफ्त में देना है, या किसान सम्मान निधि है, या उज्ज्वला, जिसमें ये अगर कोविड जैसे दिन आए तो आप ये कहना चाहते हैं कि सरकारी खजाने में सिर्फ गरीबों का मतलब रेवड़ी क्या है वो आप तय करेंगे, सेवा और मेवा का भाव। 1 मिनट, आलोक शर्मा, क्या सरकारों की गले की फांस बन गई है? एक तरफ बीजेपी अभी ओपीएस का खुलकर समर्थन नहीं कर रही है, आपने बहाल कर दिया, आपके लिए भी गले की फांस है कि वो ओपीएस दे भी पाएंगे नहीं दे पाएंगे। वो एनपीएस वाला पैसा 35,000 करोड़ है ना राजस्थान का, 17,000 करोड़ है ना छत्तीसगढ़ का, 7,500 करोड़ है ना हिमाचल का, वो वापस नहीं मिलेगा तो अधर में लटका रहेगा सरकारी कर्मचारी। तो आपके लिए भी फांस है? देखिए, मैं समझता हूं कि फांस नहीं होनी चाहिए और उसका एक कारण है जो आपने शुरू संदीप भाई कहा, ओल्ड एज की लाठी का सहारा है तो डिपेंडेंट हो जा। अगर पुरुष की जो मेल मेंबर है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो बुजुर्ग महिला जो घर पे बचती है उसके लिए बड़ी दिक्कत है। न्यूक्लियर फैमिलीज होती चली जा रही हैं और वो केवल बेसिक सैलरी का हाफ है और उसमें साथ साथ मेडिकल फैसिलिटी है, इसके अलावा कोई तीसरी चीज वहां पर नहीं है, बेसिक का हाफ प्लस मेडिकल। अब देखिए कि पिछले कुछ दिनों से हमारे समय पे यूपीए के समय में पे कमीशन आया, 6 आया, 7 आया, 9 साल से पे कमीशन कहाँ है किसी को नहीं पता है। एक तरफ गवर्नमेंट जॉब्स कम होते चले जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप गवर्नमेंट में चाहते हैं कि अच्छे एफिशिएंट लोग आए तो उनको कहीं ना कहीं कोई तो बेनिफिट किसी तरह का दिखना चाहिए, क्या नहीं दिखना चाहिए, चाहे वो गारंटीड के रूप में हो चाहे किसी भी चीज के रूप में हो। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी सोशल असेसमेंट सर्वे कराया? क्या उन्होंने कोई भी इकोनॉमिक सर्वे करा के साहब ये ऐसा करने से इस तरह से हो जाएगा और इतना नुकसान हो जाएगा? अब जफर भाई बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि साहब उससे नुकसान हो जाएगा और वो हो जाएगा। मैं तो पूछ रहा हूँ कि 2.5 लाख करोड़ के करीब आरबीआई से ले लिया, एसेट्स बेच दिए, देश के ऊपर 4 गुना कर्जा हो गया। क्या ये भी सब देश हित में था? मोदी जी जिस समय पर सीएम बने थे 9,000 करोड़ कर्जा था गुजरात पे और आज की तारीख में 2023 में वो 4 लाख करोड़ से ज्यादा हो गए। तो क्या ओल्ड पेंशन स्कीम ही एक कारण है कि सरकार के घाटे जो हैं वो उससे बढ़ जाएंगे? बहुत से रास्ते हैं इकोनॉमिक मैनेजमेंट, जैसा कि आपने कहा कि 10 लाख करोड़ के करीब एनपीएस हुए, माफ किए गए, 5 लाख करोड़ के करीब जो टैक्सेस थे उनको छोड़ा गया, वो तो सब हो सकता है। मैं समझता हूं कि राज्यों को भी और केंद्र सरकार को भी इसके ऊपर एक पूरी थॉरो स्टडी करनी चाहिए। आपने की है? 1 मिनट आलोक भाई, 1 मिनट, हिमाचल में आपने स्टडी की है? जो खुद कमाती है सरकार हिमाचल की, ओन टैक्स रेवेन्यू जिसे कहते हैं, खुद का राजस्व, वो है 9,090 करोड़ का, उसमें से 7,266 करोड़ तो पेंशन के रूप में ही जाएगा, लगभग 80%। एग्जैक्ट फिगर बता दूं 79.93%। कैसे पूरा पाटोगे? मुझे लगता है कि अगर हम इसको पूरा देखें, पिछले बजट का भी अगर देखें तो 22% पैसा ऐसा था
जो राज्यों का नहीं दिया गया। जीएसटी का तमाम बड़ा शेयर राज्यों को नहीं दिया गया। अगर केंद्र सरकार अपनी तमाम चीजों को ठीक समय पर, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक फेडरल स्ट्रक्चर है, उसका सम्मान करेगी तो ये चीजें भी कवर अप होंगी। और अगर कोई राज्य पिछड़ा भी रहता है उस चीज में कि रेवेन्यू का उसका कहीं पर डेफिसिट आ रहा है, तो केंद्र सरकार को मदद करनी चाहिए उसके अंदर। मैं समझता हूं कि अब आज की तारीख में जितने भी राज्यों की रेवेन्यू की प्रॉब्लम है उसमें मूल जड़ जो है वो केंद्र सरकार है, चाहे वो बीजेपी शासित हो और चाहे वो। पर सरकारी कर्मचारियों की तो दिल की धड़कनें बढ़ी रहेंगी। आपने एक वो लॉलीपॉप दिखा दिया, हाँ जी आधी तनख्वाह मिल जाएगी रिटायरमेंट पर उसका एनपीएस का पैसा अटका हुआ है। वित्त मंत्री, वित्त मंत्रालय, पीएफआरडीए सबने साफ कह दिया हम तो नहीं दे सकते वो पैसे। लेकिन मुझे लगता है कि उसमें भी केंद्र सरकार को बिल्कुल पूरी तरह से पॉजिटिव रुख अख्तियार करना चाहिए। नहीं करते तो पैसा देना चाहिए, नहीं देते तो चाहिए और होने में बहुत फर्क होता है। देखिए केंद्र सरकार में बीजेपी बैठी है, केंद्र सरकार तो इस समय पर पूरा अडानी को बचाने पे लगी और तो कोई काम है नहीं उनके। एनपीएस बढ़ा दिए, एसेट्स बेच दिए, कर्जा 4 गुना कर दिया, पर कैपिटा इनकम की वो तो कर दिया। अगर वो पैसे नहीं आते तो सरकारी कर्मचारी क्या करेगा? वो चक्की में पिस जाएगा केंद्र और राज्य की राजनीति में। संदीप भाई वो तो बीजेपी जिम्मेदार है। अगर वो बीजेपी वहां से रिलीज नहीं करती है, अगर लाखों करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हो रहा है और जीएसटी कलेक्शन लगातार बल्ले बल्ले और बम बम हो रहा है, तो राज्यों में। जफर भाई आपको मौका देंगे, अभी आलोक शर्मा की बारी है। हाँ मैं कह रहा हूं कि अगर जीएसटी कलेक्शन और तमाम टैक्सेस का कलेक्शन बम बम हो रहा है तो राज्यों को पैसा देने में क्या आपत्ति है? नहीं, क्या ये जो गारंटीड पेंशन स्कीम है आलोक भाई, देखिए 3 करोड़ ही तो है सरकारी कर्मचारी और बाकी वो 47 करोड़ जिसका जिक्र कर रहे थे जफर इस्लाम, उनके लिए क्या वो कोई सुरक्षा कवच, वो बुढ़ापे की लाठी, वो सहारे देने के लिए एक लाठी उनको जरूरत नहीं है कि गारंटीड कर दो। एनपीएस ओपीएस अगर मिला भी दिया जाए, आंध्रा में जो चलाया जा रहा है कि भाई 33% गारंटी कर दो। मेरे साथ यहाँ पर एक्सपर्ट भी हैं मुकेश आनंद, वो भी ये कहते हैं कि भाई 50% ना दो, 35 कर दो, 33 कर दो, 30 कर दो या 40 कर दो, पर इसका दायरा तो बढ़ाया जाए। दायरा बढ़ाने की कोई बात नहीं कर रहा है और लोगों को जरूरत नहीं इस सुरक्षा कवच की। नहीं, सुरक्षा कवच की जरूरत है और सुरक्षा कवच कई रूप में दिया जाता रहा है। एक सब्सिडीज के रूप में भी सुरक्षा कवच के भी महंगाई से उनकी मार कम हो वो पूरे समाज के लिए था। सुरक्षा कवच हेल्थ के रूप में भी था। सुरक्षा कवच तमाम तरह से सरकारें देती आई, लेकिन जिस तरह से सब्सिडीज जो 1.5 लाख करोड़ के करीब की 2014 में आज 0 पर पहुंच गई। एक तरफ ये सरकार महंगाई की मार मारी, दूसरी तरफ सुरक्षा कवच के नाम पर घोटाले हो रहे हैं। जिस तरह से आज तमाम हेल्थ की स्कीम्स आप देखिए कहीं पर यूज नहीं हो रहा है, मनरेगा का फंड घटाया जा रहा है। नहीं, ये बातें तो सब जानते हैं, मुद्दे पर रहते हैं, ये चुनावी फायदे के लिए ही कर रहे हैं ना। सही मायने में देश में अगर एनपीएस लागू की तो वो तो आपने की, चालू हो गई थी वाजपेयी सरकार के दौरान। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम शुरुआती सालों में सबको प्रोत्साहित आप करते घूम रहे थे कि ओपीएस छोड़ो एनपीएस में आ जाओ। आज आप बिल्कुल उल्टा राग अलाप रहे हैं। संदीप भाई उसका एक कारण था, 10 साल के अंदर 3 पे कमीशन आए, 3 बार सैलरी हाइक, रिवीजन और तमाम चीजों का असेसमेंट हुआ। इस सरकार ने 9 साल हो गए इस सरकार को, लगभग एक बार भी पे कमीशन पर बात नहीं कर रही। तो हर तरह से आप सरकारी एम्प्लॉय को अगर स्क्वीज कर देंगे, उसका गला दबाएंगे, तो क्वालिटी लोग कैसे आएंगे? क्वालिटी लोग कैसे आएंगे आप ये कह रहे हैं। कृष्णा हेगड़े, अब सरकार में आखिरी बार जब हम ये चर्चा कर रहे थे, आपने कहा कि हाँ हम थोड़ी पड़ताल कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। डेटा कलेक्ट हो गया, नॉट नेगेटिव से आगे बात बढ़ी। जो टीचर्स को एकनाथ शिंदे आपके नेता और सूबे के मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया था, उससे बात कुछ आगे बढ़ी है? आप जीपीएस की तरफ जा रहे हैं, ओपीएस की तरफ जा रहे हैं, एनपीएस में बने रहेंगे? संदीप जी, आपके गए डिबेट में भी आपने काफी इसमें डिफरेंस आपने देखा होगा। और उसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि अगर जीपीएस का स्कीम जो जगनमोहन रेड्डी जी कर रहे हैं और उसमें तिजोरी पे बोझ ऑलमोस्ट 50% घट रहा है, जैसे उनके स्टेट पे ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए का बोझ, 1.5 लाख करोड़ का बोझ था और आज 75,000 करोड़ का अगर उनपे बोझ आ रहा है, 50% बोझ उनका घट रहा है। और महाराष्ट्र में अगर 2.5 करोड़ लाख का 1.5 करोड़ लाख का हमको बोझ आ रहा है और वहां पर अगर 1 लाख करोड़ रुपए में काम हो रहा है तो क्यों नहीं करना चाहिए? अगर जगनमोहन रेड्डी जी कोई अच्छा स्कीम लेके आ रहे हैं और उससे राज्य का फायदा हो रहा है, लोगों का फायदा हो रहा है, जैसा आपने कहा
कि ज्यादा लोगों को हम ये जो जीपीएस के एम्बिट में ले सकते हैं, तो बिल्कुल उसके ऊपर नहीं, वहां भी खेल हो गया है और विचार भी होना चाहिए। कृष्णा भाई, वहां पर भी खेल हो गया है, और मैंने इसलिए शुरुआती संबोधन में नहीं, खेल नहीं हुआ है। सुनिए ना, उनके सांसद मेरे कार्यक्रम में आने को तैयार थे, बाद में हट गए कि नहीं हम ये कर तो रहे हैं, पर सरकारी कर्मचारियों में इतना विरोध, इतना गुस्सा है, हमारा भी रीथिंक शुरू हो गया है। अब वो आधा तनख्वाह का आधा उससे नीचे मानने को तैयार नहीं दिख रहे अब सरकारी कर्मचारी। देखिए, अगर कोई एम्प्लॉइज को तकलीफ हो रहा है इसमें और उसके ऊपर वो चर्चा कर रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर जगन मोहन रेड्डी जी ने कोई प्रोग्रेसिव स्कीम निकाली है तो उसके उनकी तारीफ भी होनी चाहिए। तो इसके पहले जो जीवनदायी योजना था उनके पिताजी वाईएस राजशेखर रेड्डी जी ने निकाली, जो पूरे देश में आज लागू है, और क्यों नहीं, वो बहुत सक्सेसफुली भी चल रहा है। और आज अगर जगन रेड्डी जी कोई ऐसा स्कीम लेके आते हैं जहां पर तिजोरी पे बोझ, महाराष्ट्र सरकार तैयार है, जीपीएस के लिए तैयार है, ओपीएस पर भी जा सकती है। मैं थोड़ी इस पर अगर ओपीएस पे तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, हम डेटा भी कलेक्ट कर रहे हैं, और अगर जगन मोहन रेड्डी जी ने हमें एक और अच्छा स्कीम दिया है जहां पर 50% तिजोरी पे कम बोझ होगा, तो क्यों नहीं उसके ऊपर चर्चा या बीजेपी मान जाएगी। केंद्र में तो बीजेपी मान नहीं रही, ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल काम नहीं हो जाएगा? केंद्र में बीजेपी बता रही है आने वाली पीढ़ियों पर दबाव क्यों डाल रहे हो, और उन्हीं की राज्य में जहां वो सत्ता में हिस्सेदार है वहां ओपीएस लग जाए या जीपीएस आ जाए। संदीप जी, बीजेपी हो या एकनाथ शिंदे जी, बाला साहेबांची शिवसेना का सरकार हो, हमारा सरकार हो, या हमारे साथ बीजेपी महाराष्ट्र में हो, या जगन रेड्डी जी की सरकार हो, हम सब बीजेपी के एलाइज हैं और हम जनहित और लोकहित में काम कर रहे हैं। और अगर हमने सोचा है कि ऐसा कुछ, तो ये जनहित है, तो सरकार एनपीएस चलाने पर आमादा है, वो जनहित नहीं है। एक बार आप कहते हैं कि 3 करोड़ लोगों के लिए क्यों नहीं होना चाहिए, और जब हम करना चाहते हैं तो आप बोल रहे हैं कि जनहित है, और दूसरे नहीं, क्योंकि सरकार, केंद्र सरकार क्या कह रही है, ये जनहित नहीं है, ये रेवड़ी है, ये भट्टा बिठा देगी अर्थव्यवस्था का। मैं आपसे क्लैरिटी चाह रहा हूं। नहीं, देखिए, हम नंबर्स क्रंचिंग कैसा करना हम जानते हैं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी जानते हैं, और महाराष्ट्र के फाइनेंस मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस भी जानते हैं। तो अगर हम नंबर क्रंचिंग में सक्सेसफुल होते, मैं तो चैलेंज देता हूं कांग्रेस को कि कांग्रेस की सरकार कभी नहीं कर पाएगी ये, लेकिन बीजेपी की सरकार, जगन मोहन रेड्डी जी की सरकार और एकनाथ शिंदे जी तो बहाल कर दिया। 4 राज्यों में तो बहाल है, 3 कांग्रेस शासित है और 1 आम आदमी पार्टी शासित। हिमाचल प्रदेश की लोक संख्या जो 70 लाख है और महाराष्ट्र की लोक संख्या जो 13 करोड़ है, उसको कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये तो आप कंपैरिजन तो छोड़ दीजिए। नहीं, राजस्थान भी है, छत्तीसगढ़ आपने जफर भाई से कहा था, नहीं प्लीज, आपने सुनिए ना, आप विधायक और सांसद ये पेंशन लेते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं भी विधायक रह चुका हूं, तो हमारा जो पेंशन स्कीम है, पूरे देश 6,000 विधायक और सांसद होंगे, और जो हम बात कर रहे हैं आज, हम 3 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं, तो उसकी गिनती और उसके आंकड़े में बहुत फर्क है संदीप जी। तो ये दोनों मैं कह रहा हूँ, एक को भी क्यों मिले और 3 करोड़ को क्यों ना मिले? नहीं, अगर और पलट कर पूछने के लिए भी तैयार है। आपके लिए अलग कानून कैसे हो सकता है? देश को आप सबक सिखाएं कि ये पेंशन अर्थव्यवस्था पर बोझ डालेगी, आने वाली पीढ़ियों पर दबाव डालेगी। आपका दबाव नहीं, बाकी आम जनता का दबाव नहीं, हम कोई आने वाली पीढ़ियों पे दबाव नहीं देना चाहते हैं। हम जो यथा राजा तथा प्रजा होता है ना, गए बार भी हमने कहा, लीडर्स सेट एन एग्जांपल फॉर द कंट्री। संदीप जी, एक बात सुनिए, महाराष्ट्र अभी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जा रही है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जा रही है, और जब हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं और हमारे हर सेक्टर में नंबर 1 है, एजुकेशन में, कॉमर्स में, अब ये 1 की तरफ जा रहे हैं, हम 5 ट्रिलियन तो हमारा इकोनॉमी बढ़ा है। और अगर मैं उन आंकड़ों में नहीं जाता हूं, पर आपने एक बड़ी ताल ठोकी है। 1 मिनट, अनुराग ढांडा, यहाँ पर कृष्णा हेगड़े कह रहे हैं कि देखिए, इनसे ना हो पाएगा, आपसे ना हो पाएगा। ये पुरानी पेंशन योजना बहाल तो कर दी, लागू कर दी, पर इसको जमीन पर नहीं उतार पाएंगे। उतार पाएगी तो बीजेपी ही उतार पाएगी या उसके सहयोगी, तो ये झुंझुना रह जाएगा। वो ये कह रहे हैं पंजाब में भी। देखिए, मुझे नहीं पता है कि कृष्णा जी को कितनी जानकारी है पंजाब में क्या कुछ चल रहा है और किस तरीके से सरकार चल रही है, लेकिन आपने नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात की। मैं लॉजिकल बात करूंगा, मैं बहुत ज्यादा राजनीतिक दावे नहीं करूंगा, लेकिन आपने कहा कि नॉन टैक्स रेवेन्यू का आपने उदाहरण दिया हिमाचल का, मैं भी वही उदाहरण देना चाहता हूँ। पंजाब में 1 साल के अंदर 57,000 करोड़ नॉन टैक्स रेवेन्यू था, बढ़ करके 70,000 करोड़ हो गया, 13,000 करोड़ नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ा है पंजाब के अंदर। हम इस तरीके से काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पैसा अर्जित करें, सरकार ईमानदारी से काम करे, पैसा आए, और उस पैसे को सरकारी कर्मचारियों का भी उसमें हिस्सा है।
सरकारी कर्मचारियों ने भी मेहनत की, अपना जीवन लगाया है। ये कोई लॉजिक नहीं हो सकता संदीप जी कि 3 करोड़ लोगों को अगर पेंशन मिल रही है तो 47 को क्यों ना मिले। मेरा सवाल इसका उल्टा है, 3 करोड़ को मिल रही है, पहले उनको तो दो, 47 के बारे में भी सोचना चाहिए। क्यों नहीं सोचना चाहिए? सारे विकसित देशों में सोशल सिक्योरिटी मिलती है। सब तरीके से सरकारों का कर्तव्य है कि वो इस तरीके के अरेंजमेंट्स करे कि लोगों नहीं, की मुकेश लाइफ आनंद आसान- जी की ही रिसर्च है, 44 देशों की रिसर्च की इन्होंने इंक्लूड भी किया है अपने पेपर में। हम 41वें नंबर पर हैं। नहीं तो मैं यही चीज बताना चाह रहा हूं कि उसको उसमें इम्प्रूव किया जाना चाहिए, लोगों की लाइफ नहीं, पर आप विशुद्ध राजनीति कर रहे हैं क्या कि सरकारी कर्मचारियों का वोट बैंक साध लो, बाकियों की बात देखेंगे, करेंगे, नहीं पर आप या पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा? सबको दे नहीं सकते, सरकारी कर्मचारियों को देने में ही आफत आ रही है। सरकारी, ये सैद्धांतिक बात है संदीप जी, आप खुद ही कह रहे हैं सरकारी कर्मचारी 3 करोड़ है और जो बाकी कर्मचारी है 47 करोड़ है। अगर सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स होती तो कोई भी 47 करोड़ के बारे में ही बात कर रहा होता, 3 करोड़ के बारे में। उनको दे नहीं पाएंगे ना, उनको दे नहीं पाएंगे, क्यों या नहीं दे इतना पाएंगे? छोटा अमाउंट हो जाएगा वो ऊंट के मुंह में जीरा होगा। क्यों नहीं दे पाएंगे? मैं यही पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं दे पाएंगे? हम जहां पे सरकार चला रहे हैं, ये सिर्फ पेंशन स्कीम अभी लागू नहीं की ना, उसके अलावा तो हम सारी की सारी पब्लिक को, क्या हम सोशल सिक्योरिटी नहीं दे रहे? क्या हम दिल्ली के अंदर उनको बिजली के बिल में फायदा नहीं दे रहे? क्या हम उनको पानी के बिल में फायदा नहीं दे रहे? क्या हम उनको बसों में महिलाओं की यात्रा फ्री नहीं कर रहे? क्या पंजाब के अंदर हम उस योजना पे काम नहीं कर रहे जिसमें हम हर महिला को जो 18 साल से ऊपर है उसको 1000 रुपए देंगे? क्यों नहीं सोशल सिक्योरिटी पे बात करेंगे? 100% करेंगे। सरकार का काम है, अगर वो वोट ले रहे हैं तो बदले में लोगों की सहूलियत का काम करे, लोगों की लाइफ को आसान करे। आप पल्ला नहीं झाड़ सकते इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरह कि हमने आपकी जो गाड़ी कमाई है LIC में हो या SBI में हो, उठा करके अदानी ग्रुप में डाल दी है सारी की सारी 9 लाख करोड़ नहीं, सारी की सारी नहीं है, LIC का कुल निवेश का 1% से कम मार्केट में संदीप जी सुनिए, इसी शेयर मार्केट में ये लोग कह रहे हैं कि NPS स्कीम के तहत हम पैसा लगाएंगे सरकारी कर्मचारियों। नहीं, लग रहा है, वहीं पर लग रहा है। जो शेयर मार्केट काम से गिर गई आज, इनकी जो बनाई हुई जो जिस तरीके की संरचना है, एक कंपनी आधारित जिस तरीके की संरचना बनाना चाहते थे, वो आज गिर गई। वो पैसा 9 लाख करोड़ रुपए जो डूबा है वो पब्लिक का डूबा है, वो इनका नहीं गया है। और मेरा सीधा सवाल इनसे ये है, इनको कोई हक नहीं बनता एक पेंशन से ज्यादा पेंशन लेने का किसी सांसद या विधायक को। ये अपने लिए अलग तरीके से सोचते हैं, ये जनता के लिए अलग तरीके से सोचते हैं, ये दोहरी राजनीति करते हैं। सबसे पहले इनको अपनी पेंशन छोड़नी चाहिए अगर ये OPS को खत्म करके। और फौज की बात करें, फौज पर भी सीधा जवाब देना होगा, अर्धसैनिक बलों के लिए भी देना होगा। अलग अलग वर्गीकरण कर्मचारियों का नहीं हो सकता, नहीं हो सकता बिल्कुल। एक ही देश में रहने वाले लोग जो सरकार के लिए काम करते हैं, एक ही सरकार के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए 2 नीतियां कैसे बनाएंगे आप? ये वैसे ही पेंशन का खत्म करते जा रहे हैं। सेना के अंदर ये कह रहे हैं 3 साल 4 साल के बाद रिटायरमेंट दे देंगे, तो पेंशन तो वैसे ही नहीं मिलनी। 75 तो एक जगह पुरानी पेंशन नहीं, बहुत वैलिड पॉइंट उठाया है। फौज में पुरानी पेंशन योजना भी चलेगी, लेकिन नए जो भर्ती होंगे उन्हें कोई पेंशन ही नहीं दी जाएगी 75% को। जितने अग्निवीर जाएंगे हर साल 75%, तो 4 साल बाद उनको बाहर कर दिया जाएगा। जफर इस्लाम, नहीं तो ये 1 मिनट, जफर इस्लाम से रिस्पांस लेता हूं। देखिए संदीप जी, जैसा मैंने कहा पहले भी आपको कि देश की अर्थव्यवस्था, देश के खजाने और देश की जनता, इस सब चीज का ध्यान रखते हुए जो भी पॉलिसी सरकार लेती है वो जनता के हित में ही लेती है। अगर कोई मांग आती है जनता की तरफ से, उसको एग्जामिन किया जाता है और एग्जामिन करके जो सही फैसला लिया जाएगा। इसमें यह कहना कि हम सब कुछ खत्म कर रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, ये सही नहीं, उचित नहीं होगा। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए सिर्फ कर्जा छोड़ के नहीं, या उसके ग्रोथ के लिए तो मांग होगी। वैसे रेफरेंडम का कोई सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ, ठीक है। मुकेश आनंद, अब थोड़ा सा चर्चा को समग्र करने की जरूरत है। जो ये पेंशन की, और मैंने कई कार्यक्रम किए हैं, हर में आपने भी शिरकत की है, ये पेंशन या सुरक्षा कवच का जिन बोतल से बाहर निकल गया है, ये सरकारी कर्मचारियों तक ही महदूद रहेगा, ये OPS NPS में ही झूलेगा, या दरअसल जो असल चिंता का विषय है कि 85% नौकरी करने वाले लोग इस देश में, उनके पास कोई सुरक्षा कवच नहीं है, उस पर भी बात जाएगी क्या? धन्यवाद संदीप जी, मेरे को दोबारा न्योता देने के लिए। एक करेक्शन पहले करना चाहता हूं कि जो ग्लोबल पेंशन इंडेक्स की जो आपने बात करी थी, वो रिसर्च मेरी नहीं है, वो नहीं, वो दूसरों की आपका आपने जिक्र, वो बात सही है। हाँ। दूसरा, आपको ये भी ध्यान
होगा कि हमने जब लास्ट चर्चा एंड की थी तो हमने इस बात पे एंड की थी कि कहीं क्या एक मिडिल पाथ कहीं कुछ ढूंढना होगा क्या। हाँ। वो शायद ये जगन रेड्डी जी ने जो प्रपोजल दिया है वो शायद उसकी तरफ एक इसका आपने बिल्कुल ये बात उठाई थी कि 50% बहुत ज्यादा है, आधा नहीं थोड़ा उसको नीचे कर सकते हैं और दायरा बढ़ा सकते हैं। क्या आपको लग रहा है हम उस राह पर जाना शुरू किया है? हाँ, और ये राह नहीं है। ये आपको याद होगा कि एक हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया था जो डॉक्टर बीके भट्टाचार्य कमेटी के नाम से भी जानी जाती है। उस एक्सपर्ट ग्रुप का ये सजेशन भी था कि एक हाइब्रिड स्कीम लाई जाए जो कि डीसीडीबी स्कीम होगी, मतलब तो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन भी रहेगा और डिफाइंड बेनिफिट भी रहेगा। ऑफ कोर्स उसमें जो उन्होंने डिफाइंड कंट्रीब्यूशन कहा था वो ऐसे 10% ही था और डिफाइंड बेनिफिट भी जो था वो जो एग्जिस्टिंग बेनिफिट था उसी के कंपेरेबल था। तो अब ये है कि कंट्री बेनिफिट कुछ भी देने के लिए दो चीजें जरूरी होती हैं। एक तो क्या कंट्रीब्यूशन जा रहा है और दूसरा उस कंट्रीब्यूशन पे क्या रिटर्न जनरेट हो रहा है। अगर रिटर्न कम पड़ने लगे तो कंट्रीब्यूशन बढ़ाना पड़ता है, प्रोवाइडेड कि आपका एक टारगेट बेनिफिट देने का एक टारगेट बना हुआ। मुकेश भाई, एनपीएस में झोल सबसे बड़ा यही है क्या? मैं एनपीएस में हूं, मुझे ये नहीं मालूम 60 साल की मेरी उम्र होगी, मेरी पेंशन बंधेगी कितनी? 60 साल की उम्र में आप कहने लगो कि 8,000 रुपए की पेंशन बनेगी, मेरी तो जिंदगी मतलब 360 डिग्री घूम जाएगी। हाँ, आपका एक्सपेक्टेशन तो पुराने बेनिफिट की तरह ही बना हुआ है। एग्जैक्टली ओपीएस में जो बेनिफिट मिल रहा है। हाँ। तो एक्चुअली अब टारगेट भी वही सेट करता है। तो इसीलिए मेरा पहले भी ये रिक्वेस्ट रहा या सुझाव रहा है कि हमें ओपीएस के अंदर जो बेनिफिट है और या बेनिफिट्स के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है बेनिफिट्स के, उसके ऊपर धीरे धीरे चर्चा को बढ़ाना होगा और उनमें से जो ओवररीच है, मतलब जो नाजायज है, उसको कम करना शुरू करना होगा। जैसे आपने कहा कि एक अधिकारी को अगर एक से ज्यादा पेंशन मिलती है तो ये नाजायज है, इसको सबसे पहले हटाना होगा। ऐसी कई सारी और छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं जिनके ऊपर चर्चा की जा सकती है और जिनको कम किया जा सकता है। और ऐसा करने से डेफिनेटली इतना पैसा बच जाएगा कि आप धीरे धीरे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के सभी लोगों को एक पेंशन स्कीम के अंदर ला सकेंगे, जहां वो तबका है हमारा जिसकी मार्जिन पोटेंशियल टू कंज्यूम एक से ज्यादा है, मतलब कि उनकी तो बात ही नहीं कर रहा कोई। हाँ, तो वो सेव नहीं करेंगे, वो खा जाएंगे। इसीलिए उनके लिए पेंशन का कंट्रीब्यूशन जो है वो सरकार से ही आना होगा। और ओपीएस की में थोड़े से कटौती करने से इतना बचाव किया जा सकता है कि हम सारे के सारे अनऑर्गेनाइज इनफॉर्मल। मुकेश भाई, एक आखिरी सवाल, थोड़ा सा मुझे एक चीज समझाइए। 2004 में एनपीएस आई, 57 साल हो गए थे देश को आजाद हुए। हर तरह की सरकारें हमने इन 57 सालों में 2004 से पहले देख ली थी। पहले अगर पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को आधी तनख्वाह दी जा सकती थी, तो ये आज इतना बड़ा आने वाली पीढ़ी पर बोझ के तौर पर क्यों देखा जा रहा है? और दरअसल जो ये एनपीएस आई 1998 में, ऐसे दवे कमेटी जो कमेटी बनाई गई थी, वो बनाई गई थी कि बाकी लोगों को भी कुछ पेंशन दी जा सकती है क्या? उनकी चर्चा तो रद्दी के टोकरी में डाल दी गई, एनपीएस इजाद हो गई और बात खत्म हो गई।